Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the motion of center of mass. So साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की गति। तो देखिएगा हम जानते हैं कि RCM इक्वल टू M1 R1 M2 R2 प्लस डॉट डॉट अपॉन M टोटल। सो अगर हम इसको गति के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप जानते हैं कि d अपॉन डी टी आर इक्वल टू वी होता है। तो अगर हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। ओके, सो इट इज इक्वल टू d बाई डी टी आर सी एम इक्वल टू 1 बाई एम टोटल, बाहर हो जाएगा d बाई डी टी M1 R1 M2 R2 प्लस डॉट, ये आ जाएगा। ये बन जाएगा वेलोसिटी cm, v वेग का द्रव्यमान केंद्र, m टोटल M1 d बाई डी टी R1 M2 d बाई डी टी R2 प्लस डॉट डॉट, यानी हर एक पद में हमने d बाई डी टी से गुणा कर दिया। तो ये सब मान जो हैं वेग में बदल जाएंगे। तो VCM आ जाएगा M1, ये बन जाएगा V1, ये बन जाएगा V2, जितने भी पद होंगे और अपॉन में M टोटल। तो इस प्रकार से हम वेग का भी द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो अब इसी क्रम में आइए हम देखते हैं त्वरण का द्रव्यमान केंद्र। ओके, त्वरण का द्रव्यमान केंद्र ये क्या होगा? तो देखिएगा ये फॉर्मूला हमारे पास है। वी नो दैट VCM इज इक्वल टू M1 V1 M2 V2 प्लस डॉट डॉट अपॉन M टोटल। सो इसको फिर हम डिफरेंशिएट कर दें, इट इज बिकॉज क्योंकि d बाई डी टी VCM इज इक्वल टू ACM, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है dv बाई डी टी। तो इसी से हमने इसको क्या किया, दोबारा अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों तरफ हमने पुनः अवकलन कर दिया। तो d बाई डी टी VCM इज इक्वल टू 1 अपॉन m टोटल, बाहर कर दीजिएगा, और d अपॉन डी टी M1 V1 M2 V2, और इसी क्रम में ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि हर एक पद में इसका d बाई डी टी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 बाई m टोटल आ जाएगा M1 d बाई डी टी V1 M2 d बाई डी टी V2, इस तरीके से ये बन जाएगा त्वरण। ये आ जाएगा ACM इज इक्वल टू M1 A1 M2 A2 अपॉन नीचे में आ जाएगा M टोटल। तो इस तरीके से हमने त्वरण का भी द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है दोनों ही तरीके, जो वेग का द्रव्यमान केंद्र और त्वरण का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने की तरकीब है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति, तो घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन, तो घूर्णन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड अपनी अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। कैसे? देखिएगा, जैसे ये कोई वस्तु है और इस प्रकार से गति कर रही है अपने अक्ष के परितः, ये इसका अक्ष है और अक्ष के परितः ये इस प्रकार से वृत्तीय गति करती है। जैसे कि ये पंखा घूम रहा होता है, सीलिंग फैन, ठीक है ना, तो ये क्या है, अपने अक्ष के परितः ये फैन घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, तो ऐसी गति क्या होगी, घूर्णन गति होगी। तो ध्यान रखिएगा,
जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति वृत्तीय गति करती है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः अपने अक्ष के आसपास वृत्तीय गति करती है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। ओके, तो आइए अब इसमें देखते हैं कि कोणीय त्वरण, ये कोणीय गति भी बोलते हैं इसको, क्योंकि अब यहाँ पर एक कोण के रूप में मोशन हो रही है, सरल रेखा में नहीं। वो सरल रेखीय गति थी, अब ये किसी कोण के साथ हो रही है तो कोणीय गति भी बोलते हैं घूर्णन गति को। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें अब कोणीय त्वरण होगा। जैसे पहले रेखीय त्वरण होता था उसी तरीके से कोणीय त्वरण होगा। तो देखिएगा, ये कोई वस्तु है जो घूर्णन कर रही है। मान लेते हैं कि किसी समय इसका प्रारंभिक कोणीय वेग ω1 था और कुछ समय बाद जब दूसरे बिंदु पर आ गई, अभी यहाँ पर थी, अब ये यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन थीटा होगा और अंतिम कोणीय वेग ω2 हो गया। तो कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अल्फा = dω/dt हो जाएगा। ठीक है ना, अब इससे पहले देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक। तो इसका होता है रेडियन प्रति सेकेंड अपॉन सेकेंड। नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा और इसकी विमा हो जाएगी T⁻²। ये है, और इस तरीके से हम ये कोणीय त्वरण को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखिएगा कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध क्या होगा। कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध। तो देखिएगा, हम ये प्रारंभिक कोणीय वेग ω1 था, ये ω2 था, ये d थीटा था, और ये टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में dt लगा। तो अल्फा =dω/dt है, या हम लिख सकते हैं ω2 - ω1/dt, और v =r होता है तो ω v/r हो जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा v2/r और ये हो जाएगा v1/r/dt। 1/r बाहर, v2 - v1 dt। ये वैल्यू हो जाएगी क्या, dv/dt। तो dv/dt क्या होता है, रेखीय त्वरण होता है। a = dv/dt, तो ये हो जाएगा अल्फा = 1/r × a। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a = r × अल्फा। तो ये हो जाएगा कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। तो इस प्रकार से हम कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा इसी के साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आप लिखा है कि वी नो दैट v = r ω। कोणीय वेग और रेखीय वेग में आप संबंध जानते हैं कि v = r ω होता है। अगर दोनों तरफ का डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो दोनों ओर अवकलन करने पर तो ये क्या बन जाएगा, d/dt v और d/dt ω, क्योंकि r का तो मान कांस्टेंट रहेगा। तो dv/dt होता है रेखीय त्वरण और dω/dt होता है कोणीय त्वरण। a होता है dv/dt और अल्फा होता है dω/dt। तो भी यही संबंध आ जाएगा। तो जो सुटेबल लगे आप उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं, ये हमने पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में v = r ω। ठीक है, माना कोई कण घूर्णन गति कर रहा है, प्रारंभिक कोणीय वेग ω1 है और dt समय बाद इसका अंतिम कोणीय वेग ω2 होता है। अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन देखें तो dω है और कोणीय विस्थापन dθ है। v = r ω, दोनों तरफ अवकलन करने पर t के सापेक्ष
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा t के सापेक्ष। तो d बाई डी टी और d बाई डी टी, ये हो जाएगा dv बाई डी टी रेखीय त्वरण और d ओमेगा बाई डी टी कोणीय त्वरण। तो इस तरीके से a बराबर r अल्फा है।